साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के इस दूसरे लेक्चर में जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, इसे अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ चुके हैं। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का उदय होता है, जिसे उत्तरोत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। यह मध्यकालीन भारत का अंत करके आधुनिक भारत की नींव डालता है। इतिहासकारों में मुग़ल काल के पतन के कारणों में मतभेद दिखलाई पड़ता है। साथियों, जब हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि औरंगजेब अपनी राजपूत नीति की गलती से राजपूतों के निष्ठा से वंचित हो गया और उसे उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। साथ ही औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और सैनिकों को खो दिया। साथ ही दक्कन सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान भी नहीं दे सका, जो कालांतर में भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण मालूम पड़ता है। साथियों, विशाल मुग़ल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण और यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साथियों, सन 1707 ईस्वी में मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर सिंहासन को संभाला। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह प्रथम अपने शांतिप्रिय नीति और मिलनसार स्वभाव के कारण शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त किया। बहादुर शाह प्रथम मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाता था। सन 1683 ईस्वी में इसने संभाजी के पुत्र साहू जी को मुग़ल कैद से आज़ाद भी कराया था और औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली भी बंद करवा दी थी। एक सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान में 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। सन 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके एक योग्य बेटे ने, जिसका नाम जहांदार शाह था, अपने 3 भाइयों की हत्या करके अगला मुग़ल बादशाह बना। इसने सन 1713 ईस्वी तक शासन किया था। अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था।
जहांदार शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खान की सहायता ली थी, जिसे कालांतर में बादशाह ने वजीर के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से जुल्फ़िकार खान ने जागीरों एवं ओहदों की अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगा दी थी। जुल्फ़िकार खान द्वारा इजारा अर्थात भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए उत्तरोत्तर मुगल काल में कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि होने लगी थी। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बना दिया था। साथियों, बादशाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार बनाया था। 11 फरवरी 1713 ईस्वी को जहांदार शाह की हत्या कर दी गई थी। लोग इस बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। फर्रुखसियर अगला मुगल बादशाह बना, यानी मुगल साम्राज्य का शासक बना। इसने सन 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक शासन किया था। फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के सहयोग से मिला था। साथियों, सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाकर उसे पराजित कर दिया था। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा था। षड्यंत्र का पता समय से पहले चल जाने के कारण सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से सन 1719 में 19 जून की तारीख को फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करके, यानी हटा करके उसकी हत्या करवा दिया था। फर्रुखसियर के दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण लोग इस राजा को घृणित कायर कहकर पुकारते थे। फर्रुखसियर के बाद रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सन 1719 ईस्वी में मुगल राज सिंहासन पर बैठा। साथियों, मोहम्मद शाह के शासन काल में बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर और मथुरा तथा गंगा यमुना के दोआब में कटेहर रूहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों ने अपने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। मोहम्मद शाह ने सन 1720 ईस्वी में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से बंद करवा दिया, प्रतिबंधित कर दिया इसे। सन 1738-39 में फारस के नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने के लिए निजामुल मुल्क कमरुद्दीन खान और खान ए दौरा के नेतृत्व में सेना भेजा था, जिसमें बाद में सआदत खान भी शामिल हो गए थे। सन 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हो गई। फिर भी निजामुल मुल्क ने 50 लाख हर्जाने के रूप में देकर नादिर शाह को वापस
जाने के लिए सहमति बना लिया था। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिनों तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। इसने प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन, तख्ते ताउस और मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक महंगे हीरे कोहिनूर को भी वापस जाते समय अपने साथ ले लिया था। नादिर शाह ने सन 1739 में दिल्ली में प्रवेश करके अपने चंद सैनिकों के मृत्यु के बदले में भयंकर कत्लेआम करवा दिया था, आदेश दे दिया था, जिसमें 20,000 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया गया था। साथियों, नादिर शाह भारत से वापस सन 1739 को चला गया और 1947 में उसकी मृत्यु हो गई थी। मुहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती कहा गया। मोहम्मद शाह को अधिक समय तक हरम तथा हिजड़ों में समय बिताने के कारण और असमय विलासी आचरण के कारण उसे रंगीला बादशाह कहा गया। सन 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह अहमद शाह हुआ, जिसने सन 1754 ईस्वी तक शासन किया था। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मुहम्मद शाह के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग अहमद शाह, आलमगीर शाह, आलम द्वितीय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा आप सभी को नमस्कार।